नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराजगंज कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह को उनके आवास पर बिटौली पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने 18 दिसंबर को विधानसभा घेराव के आह्वान के चलते पुलिस ने ये कार्रवाई की है। जिलाध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने आरोप लगाया कि योगी सरकार लोकतांत्रिक आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है। बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, समुदाय विशेष के उत्पीड़न और बुलडोजर कार्रवाई के मुद्दों पर योगी सरकार से जवाब मांगने के लिए पार्टी कार्यकर्ता लखनऊ पहुंचने वाले थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें घर में नजरबंद कर विधानसभा घेराव कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की है। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की दमनकारी नीतियों का विरोध करने के लिए पार्टी का हर कार्यकर्ता तैयार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार सच का सामना करने से डर रही है, लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचल रही है। शरद कुमार सिंह के आवास पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। मौके पर कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की। 18 तारीख को विधानसभा घेराव होना था। हम जाने की तैयारी ही कर रहे थे, तब तक बिटौली के पुलिस फोर्स ने रात में ही हाउस अरेस्ट कर लिया। ये सरकार, भाजपा की सरकार, किसानों की मांगे पूरी नहीं कर रही है, महंगाई पर ध्यान नहीं दे रही है, बेरोजगार युवकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। महाराजगंज तराई क्षेत्र है, नहरों में पानी अब तक नहीं है, किसान सिंचाई नहीं कर पा रहा है। तमाम मांगे को लेकर हम घेराव करने जा रहे थे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका और इस दौरान दोनों के बीच झड़प हो गई। बता दें कि कांग्रेस प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर कांग्रेसी लखनऊ विधानसभा घेराव के लिए जा रहे थे। कांग्रेस कमेटी के उन्नाव जिला उपाध्यक्ष आशीष त्रिपाठी ने पुलिस पर जबरन रोके जाने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही लखनऊ विधानसभा घेराव के आह्वान पर पुलिस ने देर रात ही कांग्रेसियों को हाउस अरेस्ट किया था। कांग्रेस कमेटी को आशीष त्रिपाठी, उपाध्यक्ष संगठन जिला कांग्रेस कमेटी। कहां से कहां तक जा रहे थे और क्या? आज लखनऊ विधानसभा का घेराव है, हमारे प्रदेश नेतृत्व का निर्णय है, हम लोगों को वहां लखनऊ पहुंचना है। शाम 6 बजे से मुझे हाउस अरेस्ट कर रखा है पुलिस ने। मैंने इंस्पेक्टर कोतवाली से बात की, मैंने कहा अगर कोई आपके पास रिटर्न ऑर्डर हो हाउस अरेस्ट करने का तो वो हमको आप दे दीजिए। उन्होंने कहा मेरे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है, लेकिन हमको ऑर्डर हैं, आपको घर से नहीं निकलने दिया जाएगा। पूरी रात हाउस अरेस्ट रखा हम लोग। आज सुबह हम घर से निकले हैं हम लोग, तो ये बराबर हम लोगों को चेस कर रहे हैं और हम लोगों को जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, लोकतंत्र में लोकतांत्रिक अधिकार है, हम अपनी बात पे हम उठाने जा रहे हैं। हमारी आवाज को दबाने के दम पे ये योगी सरकार प्रशासन के दम पे हमारी आवाज दबाना चाहते हैं। यशपाल यादव जी जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। उधर मुरादाबाद में सपा विधायक नवाब इकबाल महमूद का पुतला फूंका गया, जहां भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रदर्शन किया। लोगों ने सपा विधायक के बयान को लेकर नाराजगी जताई है, जहां सपा विधायक ने कुंदरकी उपचुनाव को लेकर विधानसभा में बयान दिया था, जिसको लेकर कुंदरकी की जनता ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। जो असंवैधानिक शब्दों के साथ में विधानसभा में जो कुंदरकी की जनता का अपमान किया है, उन्होंने कल विधानसभा में जनता कुंदरकी की सम्मानित जनता के प्रति गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है और जो माननीय विधायक द्वारा अपना उनके प्रति भी गलत शब्दों का, लूट और लुटेरा शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो कि अमर्यादित शब्द हैं, असंवैधानिक शब्द हैं। तो हम एक ज्ञापन देने आए हैं कि उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हमीरपुर में यूपी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जहां इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि कांग्रेस कार्यकर्ता आज लखनऊ में विधानसभा घेराव के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष हिमांशु सैनी, पूर्व विधायक जगदीश नारायण शर्मा को देर रात उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। मामला हमीरपुर सदर कोतवाली का है।
कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी हुई, नजरबंद कर दिया गया। हमीरपुर से ये मामला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ने जो है प्रदर्शन किया है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर आगरा से है, जहां पर बिल्डर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा सहित दूसरे शहरों में ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। बिल्डर ने की थी 530 करोड़ रुपए देने की घोषणा। वृंदावन कॉरिडोर के लिए घोषणा की गई थी। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्डर ने की थी 530 करोड़ की घोषणा, वृंदावन कॉरिडोर के लिए की थी ये घोषणा, जिसको देखते हुए बिल्डर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी देखने को मिली है। ईडी की तरफ से यह कार्रवाई की गई है। बिल्डर पर ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। आगरा सहित दूसरे शहरों में भी ठिकानों पर छापेमारी हुई है। रिश्तेदारों के ठिकानों पर भी छापेमारी। बिल्डर ने 530 करोड़ देने की घोषणा की थी। वृंदावन कॉरिडोर के लिए ये घोषणा की गई थी। उधर यूपी के बांदा जिले में एक 18 वर्षीय अज्ञात युवती का शव मिला है। शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया है और सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जांच कर दी है। और आपको बता दें कि साथ ही युवती के शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया गया है और युवती की पहचान में जुटी हुई है। दिनांक 18 दिसंबर 2024 को सुबह 7:30 बजे थाना बबेरू के अंतर्गत मुरबल चौकी के निकट गरडा नाले में एक 18 से 20 वर्ष की युवती की लाश मिली। त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए एसओजी बीटीएस टीम को बुला लिया गया। समस्त वैज्ञानिक, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्रित कर लिया गया है। डेड बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। फिर समस्त साक्ष्यों के संकलन के उपरांत अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। गांव में एक 20 वर्ष की लड़की का शव पुल के नीचे पड़ा मिला है। अभी उसकी कोई पहचान नहीं हो पाई। क्या नाम है? आलोक मिश्रा, गांव मुरवल। उधर संभल में दिन दहाड़े बेखौफ बदमाशों ने अधिवक्ता को जिला मुख्यालय में गोली मार दी। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घायल अधिवक्ता ने आरोपियों की पहचान कर अपना बयान दर्ज करवा दिया है, जिसमें कुछ लोगों के नाम उजागर किए गए हैं। जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल अधिवक्ता को सीएचसी बहजोई भेज दिया। अधिवक्ता की गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें मुरादाबाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है, जहां पर रास्ते में जाते वक्त घायल अधिवक्ता ने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का मुआयना किया और पुलिस सीसीटीवी फुटेज और अधिवक्ता के बयानों के आधार पर मामले का जल्द खुलासा कर सकती है। पूरा मामला संभल के बहजोई जिला मुख्यालय के सामने का है। तो अधिवक्ता की मौत हो गई। जिस तरीके से उन पर जो है हमला हुआ, हमले में घायल हो गए थे, जिसको लेकर जो है अधिवक्ता को सीएचसी रेफर किया गया। लेकिन सीएचसी से मुरादाबाद जो है रेफर किए जाने पर रास्ते में ले जाते वक्त जो है अधिवक्ता ने दम तोड़ दिया, तो जिस दौरान जो है उनकी मौत हो गई। लेकिन इससे पहले जो है पुलिस को बयान उनकी तरफ से दे दिया गया था। अब पुलिस जो है सीसीटीवी फुटेज के आधार पर और अधिवक्ता के बयान के आधार पर जल्द ही इस मामले का खुलासा कर सकती है। 45 के आसपास 112 PRV को सूचना मिली कि एक व्यक्ति की कुछ लोगों द्वारा मोटरसाइकिल सवार थे, उन्होंने गोली मार दी है। मौके पे पुलिस भी पहुंची और पुलिस के पहुंचने के बाद में उसको तुरंत यहां से अस्पताल पहुंचाया गया और वहां से उसको मुरादाबाद रेफर कर दिया गया, जहां रास्ते में जाते समय इसका दुखद मृत्यु हो गई है। पुलिस को उसने बताया कि एक गणेश नाम का व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि ये लोग हैं
इन लोगों से उसकी पर्सनल रंजिश भी चलती थी। पुलिस द्वारा उनमें से एक व्यक्ति को हिरासत में भी ले लिया गया है। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज में भी मोटरसाइकिल सवार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही इस घटना का है वो अनावरण किया जाएगा। मृतक पेशे से अधिवक्ता है और पूरा पुलिस परिवार है वो तत्परता से इस घटना का है अनावरण। और इस बीच बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर हमीरपुर से मिल रही है, जहां पर भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टे मिले हैं। डीएम घनश्याम मीणा ने ये भूमि पट्टे मुहैया कराए हैं। 12 पात्र अभ्यर्थियों को, लाभार्थियों को ये जो है पट्टे दिए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को 100 वर्ग के मीटर जो है पट्टे मिले। लाभार्थी बना सकेंगे अपना आशियाना। तो कलेक्ट्रेट में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। इस वक्त की बड़ी खबर हमीरपुर से, जहां पर भूमिहीन लोगों को भूमि पट्टे जो है मुहैया कराए गए। डीएम घनश्याम मीणा ने भूमि पट्टे दिए हैं। 12 पात्र लाभार्थियों को पट्टे दिए गए हैं। 100 वर्ग मीटर के ये पट्टे दिए गए हैं, जिसमें कि आयोजन जो कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया। देखिए, आज कुछ जो भूमिहीन व्यक्ति थे उनको हमारे द्वारा जो आवासीय पट्टा वितरण किया गया, इसकी कुल संख्या जो है 12 लोग थे और 1200 वर्ग मीटर का हम लोग ने जो भूमि का पट्टा उनको दिया है जिनके पास भूमि नहीं थी। और ये अभियान अब हम लोग निरंतर जारी करेंगे और डेली बेसिस पे प्रत्येक तहसील से हमारे स्तर पे आदेश किया गया है कि जो भी भूमिहीन व्यक्ति है उनको चिन्हित किया जाए और जो भूमि उनको अलॉट हम लोग कर सकते हैं नियम तय उनको करते हुए हम लोग यहाँ से वितरण करने का एक अभियान है जिसको चालू करके सुचारू रूप से जारी रखें। ये किस तरह के पात्र लोग होते हैं? देखिए, जिनके पास भूमि नहीं है या आवास विहीन जो लोग हैं उनको हम लोग जो सरकारी योजना है उसके अंतर्गत भूमि का पट्टा देते हैं ताकि वो अपना आवास बना सके उस पर। उधर पीलीभीत की बजाज चीनी मिल बरखेड़ा पर बीते साल का 50 करोड़ और इस साल का 90 करोड़ बकाया होने के बाद किसानों ने डीएम कार्यालय के बाहर चीनी मिल के खिलाफ नारेबाजी की और डीएम को 25 दिसंबर तक भुगतान न होने पर गन्ना आपूर्ति रोकने और प्रदर्शन करने की चेतावनी भरा ज्ञापन दिया है। साथ ही गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए गन्ना किसान सुभाष चंद्र गंगवार ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में दावा किया है कि गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार खुद एक नई चीनी मिल पीलीभीत में लगा रहे हैं। ऐसे में अगर किसानों का शोषण रुक जाएगा तो गन्ना मंत्री को चीनी मिल को जो है गन्ना कैसे मिलेगा। गन्ना राज्य मंत्री चाहते हैं कि जिले में गन्ना किसानों का शोषण यूं ही होता रहे। सुभाष चंद्र गंगवार, क्या समस्या है यहाँ पे बताइए। बजाज हिंदुस्तान शुगर मिल जो बरखेड़ा में स्थित है वो लगातार किसानों का उसने पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं दिया है और लगभग किसानों का 50 करोड़ पिछले वर्ष का भुगतान बकाया है। और इस वर्ष का करीब उसने जो है 90 करोड़ से ऊपर जो है इस साल का जो है बकाया हो चुका है। आप लोग यहाँ क्यों आए थे? हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे गन्ने का भुगतान हमें दिया जाए। नहीं, गन्ना राज्य मंत्री जी के जनपद से आप लोग गन्ना किसान हैं, ये समस्या गन्ने का बकाया भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 15 दिनों में कर दिया जाएगा। तो क्या इस समस्या जो है आपने गन्ना राज्य मंत्री के समक्ष रखी? नहीं, राज्य मंत्री जी को भी पता है। राज्य मंत्री जी से अभी जो है वहाँ पे पटेल जयंती पर भी कहा था उनसे, तो वो खुद एक अपना चीनी मिल लगा रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि जब ये किसानों का शोषण रुक जाएगा तो हमें कैसे करने को मिलेगा। बकाया है बजाज हिंदुस्तान चीनी मिल बरखेड़ा हमारे पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ और हम लोगों ने जब वहाँ एकत्र होकर अपनी बात कही तो यहाँ सिटी मजिस्ट्रेट साहब, एडीएम साहब, एसडीएम साहब, डीसीओ साहब और पता नहीं कितने साहब को हम जानते भी नहीं हैं, तो इन सब लोगों ने कहा कि ये 15 दिसंबर तक भुगतान दे देंगे, तब तक आप लोग मिल चलने दें। हम लोगों ने मिल चलने दी, लेकिन हमारा तब से अब तक कोई भुगतान 50% भी नहीं कर पाए और हमारा लगभग 1 अरब का गन्ना भी इस साल ले लिया। मिल प्रशासन और ये जिला प्रशासन लोग हैं अपने मिला भक्ति से किसानों को शोषण कर रहे हैं।
उधर मुरादाबाद बीजेपी नेत्री सुनीता शर्मा ने पुलिस की मौजूदगी में हिंसा की धमकी दी और जहां बीजेपी नेत्री ने लाउड स्पीकर पर बाजार में दुकानदारों को धमकाया, वहीं बीजेपी नेत्री का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जहां पर बीजेपी नेत्री दुकानदारों को धमकाते हुए कह रही हैं कि अगर मीट की दुकानें बंद नहीं हुई तो मैं महिला शक्ति के साथ हमला कर दूंगी। नहीं दी जाएगी और लगातार धरना प्रदर्शन चलेगा। हिंदू सारे संगठन मिलकर करेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, मुझे महिला शक्ति कितनी भी खेती करनी पड़े, मैं ताबड़तोड़ वो करूंगी, हमला करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज मुझे पता लगा है कि एक हद हो गई कि हिंदू एरिया में मामला इस तरीके से वो हो रहा है। मंगल के दिन भी दुकानें खुली हुई है और हमारे योगी जी कहते हैं कि किसी भी हिंदू एरिया में ये मीट की दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, लेकिन हद हो गई बिल्कुल। कान खोल के सुन लीजिएगा, ये दुकान खाली कर दें यहाँ से तुरंत। उधर मुरादाबाद में मुस्लिम तबला वादक की मूर्ति पर हंगामा हो गया। तबला वादक अहमद जान तिरकवा की प्रतिमा लगाने पर बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भड़क उठे। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने तबला वादक की प्रतिमा को तुरंत हटाकर उसकी जगह नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाए जाने की मांग की। उधर कन्नौज में कमर्शियल वाहनों के बकाये पर छूट परिवहन विभाग ने बकाया वसूली के लिए योजना लागू की है। एक मुश्त समाधान योजना के तहत लाभ मिलेगा और कमर्शियल वाहनों के बकाया खर्च के टैक्स में 100% छूट मिल रही है। आपको बता दें कि आरटीओ की अपील 3 महीने तक चलने वाली छूट पर योजना का फायदा वाहन मालिक उठा रहे हैं, जिससे जिले में कमर्शियल वाहनों पर जो है करीब 12 करोड़ टैक्स बकाया है। कमर्शियल वाहनों पर टैक्स के लिए परिवहन विभाग की एक मुश्त शासकीय समाधान योजना नवंबर से जारी हुई है, जो 3 महीने के लिए यानी फरवरी तक वैध है, जिसमें 200 रुपए एवं 500 रुपए का पंजीयन शुल्क जमा कर आवेदन कर सकते हैं और बकाया वाहनों पर जितनी भी शास्ती है वो 100% माफ हो जाएगी। अमूमन ऐसा होता है जब वाहन बकाया होते हैं तो जितना उन पर कर आरोपित होता है उतनी ही उनकी शास्ती होती है और फिर ये अमाउंट बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से लोग जमा नहीं कर पाते। उधर नोएडा के थाना फेज 3 इलाके में स्थित एक प्ले स्कूल के शौचालय में बल्ब के होल्डर में छिपा एक स्पाई कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। यह घटना 10 दिसंबर को उस समय सामने आई जब एक शिक्षिका ने संदेह होने पर कैमरे को ढूंढ निकाला। इस मामले में नोएडा पुलिस ने स्कूल के निदेशक नवनीश सहाय को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पूछताछ के दौरान ये खुलासा हुआ है कि वो कैमरे को मोबाइल और कंप्यूटर से लाइव देखता था। आरोपी ने कैमरा ऑनलाइन मंगवाया था और उसे प्ले स्कूल के शौचालय में एक खुफिया तरीके से जो है स्थापित किया था। 10 दिसंबर को एक शिक्षिका जब स्कूल के शौचालय में गई तो उन्होंने बल्ब के होल्डर से हल्की सी रोशनी आते देखी। संदेह होने पर उन्होंने स्कूल के सुरक्षा गार्ड को बुलाया और होल्डर की जांच करवाई, जिसमें एक स्पाई कैमरा पाया गया। शिक्षिका ने तुरंत इसकी जानकारी स्कूल के निदेशक नवनीश सहाय को दी, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद शिक्षिका ने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कराया। थाना फेज 3 पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम नवनीश सहाय है और वो मूल रूप से गाजियाबाद का रहने वाला है और थाना फेज 3 के अंतर्गत एक प्ले स्कूल का संचालक है। थाना फेज 3 पर एक महिला टीचर जो प्ले स्कूल में पढ़ाती है उसके द्वारा सूचना दी गई थी कि टीचर्स वॉशरूम में एक बल्ब होल्डर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने तुरंत ही घटना का संज्ञान लेते हुए स्वतंत्र धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की। अभियुक्त ने बताया कि उसने यह कैमरा ऑनलाइन ई-कॉमर्स माध्यम से मंगाया था और फिट करवाया था और कैमरे में कोई चिप नहीं मिली और उसमें कोई रिकॉर्डिंग बरामद नहीं हुई है।
उधर बांदा में एक युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाया है, जहां आरोप है कि युवक शादी का झांसा देकर युवती का शारीरिक शोषण कर रहा था। यही नहीं, युवती जब गर्भवती हो गई तो युवक ने उस पर गर्भपात करने का दबाव बनाया, लेकिन युवती ने गर्भपात नहीं कराया। 2021 में एक बच्चे को जन्म दिया। वहीं बच्चे को जन्म देने के बाद आरोपी युवक ने पीड़ित युवती से विवाह करने से इनकार कर दिया। पीड़ित युवती ने आरोपी युवक और उसके परिवार के खिलाफ शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके बाद आरोपी पक्ष ने जेल जाने के डर से पीड़ित युवती और उसके मासूम बच्चे की देखरेख और परवरिश का भरोसा दिलाकर मुकदमे में समझौता कर लिया। लेकिन आरोप है कि मुकदमे में समझौता के बाद में भी आरोपी युवक और उसका परिवार वादे से मुकर गया है। वहीं पीड़िता एक बार फिर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर आरोपी युवक और उसके माता पिता और भाई पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जनपद बांदा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक महिला उपस्थित आई। उसके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया कि एक कताई मिल में रहने वाले रत्नेश यादव और उसके परिवार के द्वारा शादी का झांसा देकर उसके साथ कई वर्षों तक संबंध स्थापित किए गए हैं। उसकी तहरीर प्राप्त की गई है। तहरीर के आधार पर कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य मिलेंगे, साक्ष्य मिलेंगे, उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मेरा मामला ये है कि 2020 में रत्नेश यादव से कॉल पे बात हुई थी। रत्नेश यादव पुत्र सुल्खान सिंह यादव को रिटायर्ड दरोगा। फिर इसके बाद में हमारी बातचीत होती रही। 3 महीने बाद मुलाकात हुई। ऐसे ही मुलाकात हुई नॉर्मल। फिर इसके बाद में हमारा वही दशहरे बाद हम लोगों की मुलाकात फिजिकली हुई। फिर इसके बाद जनवरी में ये बच्चा आ गया पेट में। बच्चा आने के बाद मैंने बोला बच्चा आ गया, तो उसको बच्चा नहीं चाहिए था। उनने मुझसे बोला बच्चा गिराओ। मैं इस चीज़ के लिए नहीं मानी। बोला कि बच्चा गिरवाओ तो शादी करेंगे। मैंने कि बच्चा नहीं गिराऊंगी। मार पीट करता रहा। 4.5 महीने का बच्चा रहा। तब इसके बड़े भाई रवि यादव को पता, इनकी माँ सुमन को भी पता था, सिर्फ इनके पापा को नहीं पता था, सुल्खान सिंह यादव को। मेरा मामला ये है कि 2020 में रत्नेश यादव से उधर बुलंदशहर के NH 91 पर घने कोहरे में 1 दर्जन वाहन टकरा गए, जहां हादसे में 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। वहीं हाईवे पर गैस सिलेंडर लदा ट्रक भी टकराया। बता दें कि मौके पर पुलिस बल राहत बचाव कार्य में जुटी रही और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला बुलंदशहर कोतवाली देहात क्षेत्र के ठंडी पियाऊ के पास हाईवे का है। खबर ग्रेटर नोएडा से है, जहां घने कोहरे की वजह से दादरी बाईपास पर हादसा हुआ है। कई गाड़ियां कम विजिबिलिटी के चलते आपस में टकरा गईं। पहले मैक्स और कैंटन की टक्कर हुई और वहीं कम विजिबिलिटी की वजह से कई गाड़ियां पीछे से टकरा गईं। बिसाहड़ा फ्लाईओवर से बुलंदशहर की ओर जाने वाले मार्ग पर यह हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर थाना दादरी पुलिस पहुंची और वहीं हादसे में 2 सवारियों को मामूली चोट आई है। ये पूरी घटना थाना दादरी क्षेत्र के दादरी बाईपास के पास की बताई गई। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। उसने लाख